हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी साइंस एक। सो लास्ट क्लास में हम क्वेश्चंस कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 77 तक कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 78 से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो की। आज की कहानी स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा, एक पर्सनल दिल की बात करना चाहूँगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक्चुअली कि जो पढ़ रहे हो इसमें भूख पैदा हुई या नहीं, क्वेश्चंस करने की, प्रैक्टिस करने की भूख अंदर से डेवलप हुई या नहीं, करनी पड़ेगी। हमारे जैसे बहुत ही प्रिपरेशन करने वाले, हमें अलग बनना है और अलग बनने के लिए हमें कोई मार्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अलग बनने के लिए हमें किसी दूसरे से ढेर सारी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस हमारा नाम आगे होना चाहिए। जब भी प्रैक्टिस किसने सबसे ज़्यादा करी उसकी लिस्ट बने, आपका नाम आना चाहिए। सर कहाँ से करेंगे प्रैक्टिस? अरे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो ना, प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स की बुक उठाना है, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कौन सी उठाना, और लग जाओ क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि एक समय में आपके खून में है ना क्वेश्चंस चल रहे हो, क्वेश्चंस। इतनी भूख होनी चाहिए। यदि भूख हो जाएगी बेटा तो बहुत कुछ मिल जाएगा। इस जो हम प्रवचन बांटते हैं ना, इसलिए बांटने पड़ते हैं कि आप मुद्दे को समझ जाएं, फील को समझ जाएं, है ना, डायरेक्शनल स्टडी करें। अदरवाइज सिर्फ पढ़ने से क्या ही मजा है यार, रहने दो। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है क्वेश्चन? लेट ए बी अन n क्रॉस n मैट्रिक्स विथ रैंक दे दी उसने बड़े आराम से, ठीक है। रैंक के लिए उसने बोला कि रैंक 0 से ज्यादा है और n से कम है, और उसका ऑर्डर हमें पता है कि ये n क्रॉस n मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास। देन ax इज इक्वल टू 0 किसका फॉर्मेट है? होमोजेनियस इक्वेशन का फॉर्मेट है। हैज p इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस वेयर p इज इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके थे, यस और नो बताइए। जी सर बिल्कुल कर चुके थे। यदि इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन की बात करेंगे फॉर द होमोजेनियस इक्वेशन तो वो क्या हो गए सर? ऑर्डर होगा माइनस रैंक होगी। दिस इज नथिंग बट द इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशंस, बराबर। तो क्या ऑप्शन हमारे पास है? हाँ, n माइनस आर, ये वाला ऑप्शन है। इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो अभी यहाँ पे पापड़ बेलने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यकीन मानो कि एक क्वेश्चन गेट 2015 में आया हुआ है, बड़ा ध्यान से देखो, और 1 नंबर का क्वेश्चन है, और नॉलेज आपको इतना फुलफिल है कि इस क्वेश्चन को देखते हुए हार्डली 10 सेकेंड्स में आपने आंसर करेंगे इसका। सोचे। सो आउट ऑफ 65 क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिन्हें देख के आंसर कर पाएंगे, बशर्ते मेहनत और प्रैक्टिस इतना बेहतरीन किया हो इस दौरान जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तभी सर बिल्कुल ध्यान रहेगा। चलो आगे बढ़ते बेटा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चे जो भी हैं, जो भी मुझसे पढ़ रहे हैं, इतने क्विक और फास्ट रहें कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनने चाहिए फटाफट। आगे बढ़ते हैं। कर दिया वो फिर आपने? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपको करना है, इधर देखना नहीं, सॉल्यूशन नहीं देख, खुद से करें, ट्राई नहीं हो तो मेरी सूरत देखने की जरूरत है आपको। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप अमंग द 3 वेक्टर्स। अच्छा जी, सो ये वेक्टर फॉर्म में। सर ये तो इस टाइप से तो हम पढ़े नहीं है, ठीक है पढ़ेंगे, हम आने वाले समय में पढ़ेंगे, है ना। तो अभी फिलहाल सिर्फ ऐसे ही ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो भी वेक्टर है, यदि यहाँ से आप वेक्टर को निकालना चाहें, लिखना चाहें, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, उसको भी वेक्टर बोलते हैं, आप तो पता ही है आपको। सो दिस इज नथिंग बट, इसको मैं बोलूंगा i के लिए ये स्पेस है, j के लिए ये स्पेस है और k के लिए ये स्पेस है। और क्यों इतना छोटा है पता नहीं, एक बार फिर से इसको देखना पड़ेगा, ठीक है, हियर इट इज। चलो, तो ये मैंने लिख दिया कि ये पहला वेक्टर है। दूसरा वेक्टर है 2 3 5, सो 2 3 5 ये दूसरा वेक्टर हो गया। तीसरा वेक्टर देखें 5 6 एंड 4, ये है दूसरा वेक्टर। तीसरा वेक्टर 5 6 4 2 3, कुछ गड़बड़ हो, 2 3 और ये 1 है ना, दिस इज नथिंग बट 1। और बोलो 1 1 1 2 3 1 5 6 4, ये 3 वेक्टर है। अब वेक्टर्स की डिपेंडेंसी के लिए पूछा जा रहा है, तो आपको तो पता ही है ना। अभी मत जाओ अरे सर ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या चीज़ है। मान लो सपोज आपको ये याद ही नहीं, वैसे तो बेसिक चीज़ें याद होगी, लेकिन मान लो याद नहीं है तो लोड लेने की जरूरत नहीं। क्या आपको इतना याद है कि वेक्टर शब्द हमने पढ़ा था और वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चेक करना है, वो हम पता कर सकते हैं। हमने बोला था कि ये आपका वेक्टर हो गया, इसको आप जब भी इंडिपेंडेंसी चेक करेंगे तो इन तीनों को एक मैट्रिक्स में डालेंगे, और हमने बोला था कॉलम वाइज डाल दें।
बाद में हमने ये भी देखा कॉलम वाइज डाल लो चाहे रो वाइज डाल लो, बात एक ही है, हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो डिपेंडेंसी चेक करने के लिए 1 2 5, सो दिस इज नथिंग बट 1 3 6, ये जाएगा 1 1 4, ये मैट्रिक्स मैंने क्रिएट किया हुआ है। अब यदि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और वो कब होंगे कि ये जो है बोले तो इसका डिटरमिनेंट निकाल दो, और वो यदि जीरो ना हो तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। बड़े आसानी से मैं इसको करने की कोशिश करता हूं बाय डिटरमिनेंट। एक्सपांड कर रहा हूं मैं 1, आप चाहे तो संशोधित कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। सो 4 गुणा 3 -6 -1 आया यहाँ पे, इसको मैंने छिपा दिया, इसको मैंने छिपा दिया। दिस इज नथिंग बट 8 - 5, हियर इट इज, +1, ये गया 12 - 15, सो 12 - 15 इफ आई एम राइट। आगे बढ़ते हैं, करते हैं जरा। यहां कितना बचा, 12 में से 6 गया सर, 6 बचा। यहां पे कितना बचा दोस्त, -3 बचा सर, और यहां पे कितना बचा, -3 बचा। तो दिस इज इक्वल टू 0। सो 0 मतलब लीनियरली डिपेंडेंट है। ये कहां है दोस्त, पहला ऑप्शन है द वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। यस, वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये तो गलत बात है। द वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स, इसके बारे में हम जानते नहीं, फिलहाल हम डिपेंडेंस की बात कर रहे थे, सिंपल सा तरीका था। द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, और वो कैसे पता चला सर, हमने डिटरमिनेंट निकाला और डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब कोई सा वेक्टर जो है ना कॉम्बिनेशन होगा किसी अन्य वेक्टर्स का, सीधी सी बात है। उस तरीके से भी आप सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को। बोलो यस और नो, आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन है मेरे पास, गिवन अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे दिया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इट्स सॉल्यूशन, मतलब इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है, और उसके बाद कंक्लूड करेंगे। ऑप्शंस है हमारे पास, द सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर गिवन b1 एंड b2, द सिस्टम विल हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस फॉर एनी गिवन वैल्यू, दिस एंड दैट। पहले कर लें, उसके बाद समझेंगे। 1 मार्क का क्वेश्चन है और गेट 2014 में आया हुआ है, गिवन अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अच्छा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जरा ध्यान से देखो, आपको एक बात नजर आएगी कि कुछ चीजें पहले से ही आप जज कर पाओगे, और वो क्या है सर, बड़े गौर से देखने पे मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास जो इक्वेशंस है ना, वो है सिर्फ और सिर्फ 2 इक्वेशंस, और अननोन्स जो हैं है ना, वो मेरे पास 3 हैं। तो सॉल्यूशन तो संभव नहीं है, मानी सॉल्यूशंस मिलेंगे। इससे क्या होगा कि सोल्व ना करके यदि हमारे पास आंसर आ जाए तो कभी, जैसे पहला है द सिस्टम इज अ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन संभव नहीं रहा, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन और अननोन कम से कम बराबर होने, एक ये कंडीशन तो होनी है। द सिस्टम विल इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन फॉर, ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, whether or not a solution exists depend on the given value of b1 and b2। अरे b1 और b2 की वैल्यू पे तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ना, whether or not a solution exists depends on, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या ना करेगा वो उस पर डिपेंड कर रहा है। नहीं, नॉट ट्रू। वेदर और नॉट नहीं, पक्का श्योर है कि सॉल्यूशन b1 और b2 पे डिपेंड अपन करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। द सिस्टम वुड हैव नो सॉल्यूशन फॉर एनी, ये नो सॉल्यूशन की भी कंडीशन चेक कर लेते हैं। फिलहाल मोटा माटी इससे अनुमान ये लगाया हुआ है कि वस्तु स्थिति ये है। अब हमें कोई रखने में हमें कोई परेशानी नहीं है, मैट्रिक्स फॉर्म में हम तो 1 लिखेंगे, दिस इज 5, ये आपका 2 है, ये 1 है, दिस इज नथिंग बट 2 एंड 3, और यहाँ आप क्या कर देंगे जी, b1 एंड b2। सो ये आपने ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स क्रिएट कर दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है। ए और बी को हमने ऑगमेंटेड फॉर्म में लिख दिया। क्या करना है, रैंक फाइंड करना है टिल रो एचेलॉन फॉर्म आपको मिल जाए, ठीक है साहब। ध्यान से देखिए जरा, मैं क्या कर रहा हूं सर, मैं कर रहा हूं कि R2 को अपडेट करूंगा और R2 में से 5 टाइम्स ऑफ R1 लिख लूंगा यहाँ पे मैं। तो ये वाला जब मैं परफॉर्म करूंगा तो मेरे पास ऊपर वाला तो एज इट इज है ही, दिस इज नथिंग बट B1, ये मैंने लिख दिया है,
यहाँ हो जाएगा ये 0। ठीक है साहब, 5 का गुणा इसमें किया और इससे घटा लिया, सो ये -9 हो जाएगा साहब। 5 का गुणा किया और इसमें से घटा लिया, ये -7 हो जाएगा साहब। और ये B2 -5 टाइम्स ऑफ B1 हो जाएगा। क्या ये रो एचेलॉन फॉर्म में आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते। बढ़ सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। यहाँ 0 नहीं है, यहाँ सिंगल 0, इसके आगे रहता तो डबल 0 को हम देखते। कहानी यही खत्म हो गई है। तो जरा ध्यान से देखो आप, ध्यान से देखने में आपको पता चल रहा है कि इसकी जो रैंक है, रैंक ऑफ ए जो है वही रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी है। तो सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, ये बात तो तय हो गई। लेकिन ये जो है आपके वेरिएबल्स कितने हैं? 3 वेरिएबल्स हैं, उनसे कम आ रही है बिकॉज इसकी वैल्यू है 2। सो दिस इज 2 और 2 इज लेसर देन 3। तो यहाँ से इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की बात निकल के आती है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है सर, समझ में आ गया कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है एंड वो आपका सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ऑप्शन में है। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या ना करेगा, क्या वो B1 और B2 पे डिपेंड कर रहा है? अरे भाई, आप सॉल्यूशन लेके आएंगे, एक्स वाई जेड, जेड को एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मानेंगे, उसके बाद y की वैल्यू निकालेंगे, तो सिर्फ B1 और B2 पे डिपेंड थोड़ी है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी तो है z जिस पर डिपेंड करेगा। तो ये प्योर तरीके से सही स्टेटमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। द सिस्टम विद नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की भी कंडीशन नहीं है, बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह क्लियर था कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स। नल स्पेस का मतलब ही नलिटी है दोस्त। ओके जी, इसी नल स्पेस को नलिटी कहते हैं। क्या हमने वहां पे डिस्कशन किया था? बिल्कुल किया था। नहीं किया हो तो यहां कर रहे हैं। डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स, नलिटी हमसे पूछा जा रहा है और नलिटी के लिए हमें क्या करना है? सर नलिटी इज नथिंग बट ऑर्डर माइनस रैंक। जो भी इसका ऑर्डर हो उसमें से रैंक को माइनस कर दो। सो दिस इज योर नलिटी। ये ले लीजिए। ऑर्डर कितना है? सर इसका ऑर्डर 3 है सर। ठीक है, तो n की वैल्यू तो हमारे पास 3 है। रैंक सर हम फाइंड कर सकते हैं, तो करो ना, रो एचेलॉन फॉर्म लगाते हैं। ठीक, ये 0 यहाँ नहीं चाहिए, हमें यहाँ चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपडेट करता हूँ। मैं अपडेट क्या कर रहा हूँ कि R2 और R1 को इंटरचेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ हो रहा है 1 -1 0 0 1 1 -1 0 -1। अब मुझे क्या चाहिए? सर मुझे यहाँ रो एचेलॉन फॉर्म कन्वर्ट करना है। सो ये 0 बनाना, उसके बाद ये 0 बनाना। तो चलो इसको 0 बना लेते हैं। तो अब मैं इसको 0 बनाने के लिए ऑपरेशन आपके सामने कर रहा हूँ। R3 को अपडेट करना चाहता हूँ और R3 में ये R1 को जोड़ दूंगा तो ये 0 बन जाएगा। ये 0 बिगड़ जाएगा, बिगड़ने दो। पहले 1 by 1 यहाँ से होना चाहिए। सो 1 -1 एंड 0, हियर इट इज। सो 1 और ये 8 किया, सो 0 आया। -1 और ये 0 आया तो ये -1 आया। ठीक है, और ये जोड़ा तो ये भी -1। कुछ कमी पेशी रह गई। हाँ, कमी पेशी रह गई। ये क्या कर दिया मैं? वही मैं सोचूं कि 2 कैसे बन गया ये। सो ये 0 है भाई साहब, ये 1 है, ये 1 है। इसको और इसको जोड़ा तो ये 0 बना, 0 इसको जोड़ा -1 बना, इसको और इसको जोड़ा तो ये -1 है। ठीक है साहब, क्या रो एचेलॉन फॉर्म में आ चुका है? नो। यहाँ सिंगल 0 है, उसके बाद डबल 0 आनी चाहिए थी। तो अब टारगेट पॉइंट आपका कौन है? ये, इसको बनाना है आपको 0। क्या करें? R2 और R3 को जोड़ दे तो काम हो जाएगा ना? सर बिल्कुल हो जाएगा काम। तो चलो जरा यहाँ से हम यहाँ ऑपरेशन लगा रहे हैं और ऑपरेशन ये है कि अब R2 + R3 करने जा रहा हूँ और ये कहाँ लिखूंगा मैं? ये R3 में लिखूंगा। समझिएगा बात को। ओके, सो लिखते हैं जरा। 1 -1 एंड 0 0 1 1, ये हो गया 0। ये और ये जुड़ेगा तो ये 0 हो गया, ये और ये जुड़ेगा तो ये भी 0 हो गया दोस्त। हाँ, जैसे 0 हो गया और यहाँ से आप देखोगे
कि रो इचेलॉन फॉर्म अचीव्ड हो गया क्या? यदि एक पूरी जीरो हो गई तो इसको फिनिश कर दीजिए। यहाँ कुछ भी जीरो नहीं है, सिंगल जीरो है, काम चल गया। दिस इज इन द रो इचेलॉन फॉर्म। और यहाँ से आपको बड़े आराम से रैंक 2 दिखाई दे रही है। इफ रैंक इज 2, सो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। यू फॉरगेट द फॉर्मूला? ओके, कॉन्सेप्ट तो पता है। नलिटी मतलब नंबर ऑफ जीरो रोज इन द गिवन मैट्रिक्स। सो नंबर ऑफ जीरो रो कितनी है दोस्त? 1 है, और यही क्या है? नलिटी है। क्या समझे जी? बिल्कुल समझ गए सर। ठीक, आगे क्वेश्चन है, लेट P be a 2 क्रॉस 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है P। X इज अ रियल वेक्टर और उसकी वैल्यू दे दी x1 x2 ट्रांसपोज विथ लेंथ। इसकी यदि लेंथ पता करनी हो तो वो ऐसे निकलेगी, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल दिया उन्होंने। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अच्छा, P इज इक्वल टू दिस एंड दैट एंड कहानी ये एंड वो। अच्छा चलो कोशिश करते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को यहां से उठाते हैं। सबसे पहले मेरे पास इंफॉर्मेशन में एक P मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। मेरे पास वेक्टर दिया हुआ है x और इसकी वैल्यू दी हुई है x1 x2, ठीक है साहब। और इसका मैग्नीट्यूड यदि निकालना चाहा और उसने ये इस टाइप से रिप्रेजेंट किया है मैग्नीट्यूड को, तो वो आ रहा है अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड। अब हमसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। और यदि आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि P में x का मल्टीप्लाई हो चुका है और इधर मैग्नीट्यूड ऑफ x है, तो बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ x बड़ा रहेगा इससे। दूसरे में है कि दोनों बराबर रहेंगे। तीसरे में है कि ये कंडीशन, और चौथे में है नो रिलेशनशिप कैन बी स्टेब्लिश्ड बिटवीन दिस एंड दैट। समझेंगे रिलेशन तो हम तब पता करेंगे ना कि जब हमारे पास px क्या बनेगा उसके बारे में। देखो यहाँ पे p में x का मल्टीप्लाई किया है और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया गया है, और ये मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। तो p एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेना पड़ेगा हमें, और उस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से और फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे और देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले रेंडमली P एक मैट्रिक्स लेता हूं मैं जो कि एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था यूनिट मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है क्या? पक्का? हाँ सर हम जानते हैं। तो मैं रेंडमली मैं मान लिया। अब मुझे पता था कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने पढ़ा था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जैसे दिमाग में मैंने क्या बोला, ऑर्थो डॉक्टर। अब सपोज मुझे कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं पता है, बट वो कहानी पता है जो मैंने आपको सुनाई थी। डॉक्टर, तो डॉक्टर से ये हड्डी और ये बिछी हुई हड्डी, ए गुणा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ऑर्थोगोनल के लिए हमने ये डिस्कशन किया था, इफ यू रिमेंबर। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तभी होगा जब ए और ए ट्रांसपोज का गुणा कर दिया जाए तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाना चाहिए, है ना। तो ये कहानी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स फुलफिल करेगा, यानी कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुआ। चलो अब मैं px फाइंड करने की कोशिश करता हूं। px 1 0 0 1 और यहां मैंने ले लिया x1 x2 क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा हूं। px क्यों निकालना मुझे? क्योंकि px सब दूर दिया हुआ है तो px के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई कर दूं दोनों का? ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। आपकी रो और इधर आपका कॉलम, सो 1 गुणा दिस 1 तो ये x1 आएगा, 0 का इसमें तो ये 0 आएगा, 0 का इसमें सो ये 0 आएगा और ये x2। तो बड़े ध्यान से देखो आपके पास x1 और x2 वही आ रहा है साहब। अब यदि इस px का आप मैग्नीट्यूड पता कर दो, इस px का मैग्नीट्यूड पता कर दो तो वो मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर, देखो ना ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड ये है और इसका मैग्नीट्यूड, भाई ये दोनों सेम है ना, देखो ना ये x के बराबर ही आ गया, तो इसका मैग्नीट्यूड ये है तो इसका मैग्नीट्यूड ये रहा, तो ये बराबर वाली कंडीशन आ गई साहब।
तो सर इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, बड़े ध्यान से, कि ये दोनों बराबर रहेंगे। लेकिन यार बराबर की कंडीशन की ही बात करें तो बराबर तो यहां भी है, इक्वल वाली कंडीशन यहां भी है। चलो ये तो वेनिश कर गया, ये सटीक बैठ गया, लेकिन सिर्फ बराबर की तो इसमें भी बात है, बराबर की तो इसमें भी बात है। तो हमें ये इक्वालिटी भी चेंज कर, ये भी चेक करना पड़ेगा कि हो सकता है कुछ केसेस में ये बड़ा हो, या हो सकता है कुछ केसेस में ये बड़ा हो, कौन सा सही है। क्योंकि अभी तो मैंने कोई एक पॉसिबिलिटी मान ली, ओनली वन पॉसिबिलिटी। और क्या पॉसिबिलिटी मैंने मानी? कि वो एक यूनिटी मैट्रिक्स ले लिया। अच्छा, तो काम करें, जनरल तरीके से करने की कोशिश करते हैं। आइए, जनरल तरीके से करने में मुझे थोड़ी सी स्पेस की जरूरत पड़ेगी। अब P को रेंडम एक मैट्रिक्स मानते हैं मैं, बाय जनरल मेथड। ठीक है, ध्यान से आप इसको समझिएगा, लिख लीजिएगा नोट्स में। ये जनरली अपन इसको चेक कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान के कर दिया तो बराबर की इक्वेशन है। जनरल तरीके से क्या होगा वो देखना पड़ेगा। तो P एक मैट्रिक्स मैं मान लेता हूँ, और वो मैं मानता हूँ A B C D, और इसको बोला कि मैं ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुआ। ऑर्थोगोनल यदि मैट्रिक्स हुआ तो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एंड यू नो वेरी वेल कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, वहाँ भी डिस्कशन कर चुके हैं अपन। A और A ट्रांसपोज का यदि मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। कंडीशन यहीं से बना लेते हैं। A B C D माना आपने, सो ये हो गया आपका A C B D, ये A की वैल्यू। अब A ट्रांसपोज की वैल्यू तो वो हो जाएगा A B C D, और ये होनी चाहिए किसके बराबर? 1 0 0 1, इसके बराबर होनी चाहिए। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। A का मल्टीप्लाई A में हुआ सो A स्क्वायर, B का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ध्यान से देखते जाइए। A का मल्टीप्लाई हुआ इसमें सो ये AC प्लस BD, ये हो जाएगा AC प्लस BD, और ये हो जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है? ये है। तो कंडीशन यहां से क्या निकल के आ गई? सर कंडीशन ऑर्थोगोनल यदि मैट्रिक्स हुआ तो A B कैसे चूज कर सकते हो कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जो है ना वो 1 होने चाहिए, साथ में C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर भी 1 होना चाहिए, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। और यदि आप AC प्लस BD कर दो तो वो 0 आना चाहिए, है ना, मतलब AC प्लस BD ये 0 आना चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए दोस्त। ठीक है, A B C D ये मैंने माना। अब मुझे चाहिए PX। ठीक है, PX चाहिए मुझे, तो ये मैंने A B C D, दिस इज माई P। इसमें मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ X का, सो X1 और X2 इसका मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोस्त। ये हो रहा है, ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर जी। तो मल्टीप्लाई करते हैं, सो PX A का गुणा X1 में सो AX1 प्लस B का गुणा इसमें सो BX2, C का गुणा इसमें सो CX1 प्लस DX2, ये है सब। अब इसका चाहिए मैग्नीट्यूड, सो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, और मैग्नीट्यूड कैसे निकाला हुआ है उन्होंने ऑलरेडी बताया है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। यस और नो? बिल्कुल। सो ये हो जाएगा AX1 प्लस BX2 का होल स्क्वायर प्लस CX1 प्लस DX2 का होल स्क्वायर। करेक्ट है, इसमें कोई परेशानी आपको? मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकाला है उसने, वहां पे भी देख लो जरा क्वेश्चन में। ये लीजिए, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो ऐसा आएगा। ठीक है, कर लिया मैंने मैग्नीट्यूड। अब ये क्या आएगा वो करना है, इसे एक्सपांड करें आप। ठीक है, एक्सपांड करें। सो दिस मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट A1 स्क्वायर X1 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर X2 स्क्वायर, इज इट X2? हाँ X2 है ये, प्लस 2AB
x1 x2, ठीक है साहब, ओके। आगे इसको करते हैं, सो ये हो जाएगा c स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस d स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस 2cd x1 x2। दिस एंटायर कहानी इज इन रूट, ठीक है साहब। अब क्या कर सकते हैं यहां से, देखिए जरा, क्या कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन निकालें यदि, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचे, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो कुछ दिया नहीं है। यहाँ से भी x1 और x2 कॉमन निकालें तो भी बाहर निकल जाए, तो ए बी प्लस सी डी बचेगा, और ए बी प्लस सी डी का भी कोई मतलब है नहीं। तो अब यहाँ से ए और बी सी डी की वैल्यू को क्रैक करना पड़ेगा, तभी जाके आगे बढ़ सकते हैं। तो क्रैक करते हैं। कंडीशन क्या है हमारे पास, अभी तो यूनिटी मैट्रिक्स मान लिया था, वो तो सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन अब दूसरा कोई सा मैट्रिक्स ले लेते हैं। हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी करें तो वो भी 1 होना चाहिए। और साथ में एक और कंडीशन है, ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ए बी और सी डी की वैल्यू मैं क्रैक कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। देखो हमने देखा था ना कि यहाँ पे ये साइन थीटा हो जाए, और बी किधर है भाई, ये कोस थीटा हो जाए, ए और बी। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। सी और डी भी करोगे तो वो भी बनना चाहिए। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ मैं लिख रहा हूँ माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन थीटा। अब सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर करो, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये भी बना रहा है। अब मल्टीप्लाई करेंगे ए सी में, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा, और ये दोनों एक दूसरे को खत्म करके 0 बनाएंगे। मतलब ये जो मैंने लिखा है ये परफेक्ट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुआ। तो ए बी और इनकी वैल्यू मैंने क्रैक कर दिया आपके सामने। अब देखो मजा, ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुआ। चलिए पी में मान लेता हूँ। अब यहाँ से ए बी सी डी की वैल्यू इसमें पुट करके हम देख लेते हैं जरा, तो हमें क्या आता है समझ में आ जाएगा। अभी ये मैंने लिखा, ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा x1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज नथिंग बट x2 स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में इसको थोड़ा आगे लिखता हूँ, ये लीजिए, साथ में 2ab कोस थीटा है। सो 2ab यानी कि साइन थीटा कोस थीटा x1 और x2, ये है पूरा। अब मैं आता हूँ सी स्क्वायर पे। सो सी स्क्वायर इज नथिंग बट कोस स्क्वायर थीटा एंड x1 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा x2 स्क्वायर। अब सी डी, तो ये माइनस का साइन है, सो 2 साइन थीटा कोस थीटा x1 x2 होल पावर 1/2। अब जरा ध्यान से देखो, क्या देखना, ये टर्म इस टर्म को उड़ा दे रही है, बिल्कुल उड़ा दे रही है। तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा जी, सर हमारे पास अंदर ये बचेगा कि x1 स्क्वायर यदि यहाँ से कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। मतलब कहानी है x1 स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस x2 स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो ये बचता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और होल पावर 1/2 है ही, 1/2। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो अंततः बच रहा है क्या, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर का अंडर रूट, ये बच रहा है। एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ px। तो इसका मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट था वो एकदम दुरुस्त था। ये जो आया ये एकदम दुरुस्त है। अब आप चाहते हैं तो डायरेक्टली, जैसे मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान के प्रोसीड कर दिया ना, आज शुरू से ये कोस थीटा साइन थीटा रख के देख लेते तो आपका काम चल जाता। लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा दिमाग को एक्सपांड कर दिया। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, और हाँ 3 मिनट के अंदर किया जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए जरा। अगला क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जी, और इसके साथ आज के लेक्चर की वाइंड अप कर देंगे। इफ द रैंक ऑफ
5 गुणा 6 मैट्रिक Q इज 4। अच्छा जी, 5 गुणा 6 एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, वो जो बोल रहा है वो हम करते जा रहे हैं। ये मैट्रिक्स है 5 गुणा 6 और इसकी रैंक है 4 और उसने Q नाम दे ही दिया है इसको, तो मैं भी Q लिख लेता हूँ, हियर इट इज। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट, बस इतनी इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, ठीक है। Q will have 4 linearly independent rows and 4 linearly independent columns। हाँ यार, रोज का मतलब 4 रो है ना, देखो 5 आउट ऑफ 5 रोज, इसकी रैंक आ रही है 4, तो रैंक क्या डिसाइड कर रही है, हाँ रैंक ये डिसाइड कर रही है ना कि ये 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, और अब हमने सारी चीजें रोज के लिए देखी, कॉलम के लिए भी सेम टू सेम होती है। यदि रैंक 4 आ रही है मतलब ये है कि इसकी 4 जो लाइंस हैं, रोज जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, मतलब इतनी रोज तो होगी, ये नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है ना, नॉन जीरो रोज मतलब इंडिपेंडेंट रोज, चर्चा कर चुके हैं ना हम। और एक जो रो है, इसमें टोटल 5 रो है ना, एक रो है वो डिपेंड करेगी किसी पे, तो लीनियरली डिपेंडेंट रोज इसमें 1 हो गई और इंडिपेंडेंट रोज 4 हो गई। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिपेंडेंट रोज। सो इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम दोनों एक ही बात है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। दूसरा क्या है, Q will have 4 linearly independent rows and 5 linearly, no, ये गलत बात है। 4 रैंक यदि 4 है, इसका मतलब है कि 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज होगी, या यूं कह लो कि 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स होंगे, एक ही बात है। ये तो फिर अब जब कहानी है ही नहीं, फिर भी चेक कर लेंगे हम एक बार बस, कि ये दोनों भी हम चेक कर लेंगे कि पॉसिबल है कि नहीं। जैसे मान लो Q है आपका 5 गुणा 6 और ये बन जाएगा आपका, ट्रांसपोज करोगे तो बन जाएगा 6 गुणा 5, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन संभव है, हाँ बिल्कुल, 5 गुणा 5, और वो इन्वर्टिबल है या नहीं है ये देखना पड़ेगा हमें। अच्छा हाँ, इन्वर्टिबल होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यदि 5 गुणा 5 हुआ ये, तो इसकी रैंक को 5 होना पड़ेगा, क्योंकि इसकी रैंक 5 होगी तभी डिटरमिनेंट वाई इज नॉट इक्वल टू 0, इन्वर्स जिसका पॉसिबल हो, इन्वर्टिबल, और इन्वर्स तभी पॉसिबल है जब दिस इज इक्वल टू 0 हो, और इस केस में सॉरी दिस नॉट इक्वल टू 0, इस केस में तो ये दिया हुआ है, तो ये इन्वर्टिबल है ही नहीं। कैसा पता चला मुझे कि ये दिया हुआ है, अरे भाई रैंक जो है वो 4 दी हुई है, रैंक 5 दी हुई होती तो ये कंडीशन थी, रैंक कम हुए तो ये कंडीशन है। अगली बात समझ में, चलो अगले लेक्चर में मिलेगा और यहीं से प्रोसीड करेंगे। बाय बाय।